हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ से या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, दोनों लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए होने पर वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होता है, वृत्त का प्राचलिक निर्देशांक क्या होता है, किसी वृत्त की जीवा का समीकरण हम सभी लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी वृत्त के द्वारा एक्स अक्ष पे कटे हुए अंतःखंड की माप को हम कैसे ज्ञात करते हैं और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप को हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम सारे टॉपिक को आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को विद एग्जाम्पल समझाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे साथ जुड़ सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है व्यास के सिरों के निर्देशांक। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसके? वृत्त के। ठीक है, व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात होने पर वृत्त का समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो 2 लेक्चर्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, उसमें आप सभी लोगों ने वृत्त के समीकरण का 2 रूप पढ़ा है, एक मानक रूप पढ़ा है, एक व्यापक रूप पढ़ा है। आज आप सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं ये व्यास रूप पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल when the coordinates of ends of diameter are given। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी दूंगा, मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा और लॉजिक को भी अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सारे टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे देन आप सभी लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। आपकी बुक की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात होने पर वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, वृत्त। सपोज कर लीजिए कि ये इसका डायमीटर अर्थात व्यास है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ AB। इसके सिरों के निर्देशांक अर्थात इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जैसे हमें गिवन है x1, y1 और इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हमें दिया है x2, y2। तो इस केस में इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसका डेरिवेशन मैं करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, जब फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी तो हमने आपसे कहा था किसी का भी इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा, उस पर हमेशा से एक पॉइंट हम p x, y लेते हैं और उसमें रिलेशन बनाते हैं। जो रिलेशन बनता है उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पर या लेट कर लेंगे, माना वृत्त पर, ध्यान दो, माना वृत्त पर एक बिंदु, एक पॉइंट, ठीक है, एक बिंदु px, y है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, px, y है। हमने ये लेट कर लिया कि इस पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना, इस x1, y1, x2, y2 और xy के बीच में रिलेशन बनाना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें
तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में बन रहा है, इसलिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे चूंकि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, चूंकि अर्धवृत्त में, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है। इसलिए ये जो आपका PB होगा ये परपेंडिकुलर होगा डियर स्टूडेंट्स PA पर, ऐसा हम कह सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ PB इनटू स्लोप ऑफ PA इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। आपको पढ़ाया गया है कि अगर दो रेखाएं लंबवत हों तो उनका जो प्रवणता, उनका जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। इसका स्लोप जब डियर स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा? y माइनस y2 अपान x माइनस x2, ये इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए x माइनस x1, सॉरी y ऊपर लिखा जाता है, y माइनस y1 अपान x माइनस x1 इज इक्वल टू -1। आपको यह पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई लाइन है, इसके पॉइंट दिए हैं x1 कामा y1 और ये पॉइंट दिया है x2 कामा y2, इसका स्लोप निकालने का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यही डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके ना? चलिए, अब कुछ खास नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, आपको वृत्त का व्यास रूपी समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अब इसको उधर डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस y1 को मैं पहले लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ y माइनस y2 इक्वल टू माइनस लग जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो तो प्लस में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही होता है डियर स्टूडेंट्स वृत्त का व्यास रूपी समीकरण। अर्थात अगर हमें वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों तो उस सिचुएशन में वृत्त का जो समीकरण होगा उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। समझ में आ रही हैं बातें? जहाँ पर x1 कामा y1 और x2 कामा y2 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। x2 कामा y2 ये और x1 कामा y1 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए होंगे। आप इसको फटाफट से नोट करिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम करके आपको दिखाता हूँ, देन आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसको नोट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके एक बात बताइएगा कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो हाँ कहिएगा, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ना कहिएगा, क्योंकि झूठ बोलना ठीक नहीं होता है। मैं आपको देख तो नहीं रहा हूँ, बस ईमानदारी का सौदा है। कुल मिलाकर के इस रूप में आपको जो समीकरण मिला है डियर स्टूडेंट्स वो क्या मिला? पहले x लिख लेते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही समीकरण मिला है। अब आइए हम इस पर एक प्रॉब्लम करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन इस पर बनेगा। कहेगा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरे, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जिसके व्यास के सिरे हमें दिए गए हैं 3,4 तथा 5,2 हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है।
जो हम लोगों को सॉल्व करना है। ये अभी हम लोगों ने जो लॉजिक पढ़ा उसी पर डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आइए ध्यान से समझिए, हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए x1 कामा y1 जो है वो कितना गिवन है, 3 कामा 4 गिवन है। x2 कामा y2 जो गिवन है वो 5 कामा 2 गिवन है। ठीक है, अब हमें वृत्त के समीकरण का फार्मूला अप्लाई करना है। वृत्त का समीकरण जो है उसका फार्मूला आपको पता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और x माइनस x2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, y माइनस y2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 2 है। इज इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा 5x, माइनस में 3x और प्लस में डियर स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर आएगा माइनस 2i माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, 5 और ये 6x हो गया, और ये आपका माइनस में 6y हो गया, और 15 और 8 15 5 20 23 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया डियर स्टूडेंट्स। यही जो है इस वृत्त का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अगर हमारे पास फार्मूला है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, यहाँ मल्टीप्लाई करने में शायद मैंने गलती किया है, -5x और ये -3x होना चाहिए था। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, -8x आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर हमें ये फार्मूला पता है, ये लॉजिक पता है तो हमारे लिए इजी है। अगर हमें ये लॉजिक के कंसेप्ट नहीं पता है देन उस सिचुएशन में तो हमारे लिए ये टफ हो जाएगा। तो व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए होने पर वृत्त का समीकरण क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है वृत्त का प्राचलिक या परिमितीय समीकरण। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। वृत्त का प्राचलिक या परिमितीय समीकरण क्या होता है, फिर हम वृत्त की जीवा का समीकरण क्या होता है वो भी सीखेंगे, और किसी वृत्त के द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड का क्या फार्मूला होता है वो भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगभग एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वृत्त का प्राचलिक या परिमितीय समीकरण। ठीक है, वृत्त का प्राचलिक हमारे साथ नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का, ठीक है, प्राचलिक, ठीक है, प्राचलिक या इसको बोलते हैं परिमितीय समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमितीय समीकरण। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सिंस, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है डियर स्टूडेंट्स वो आप सभी लोग जानते हैं कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो परिमितीय समीकरण का मतलब होता है कि x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। मैं लिख रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू ए कास थीटा एंड y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स रखेंगे a साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, जहाँ x है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं a cos थीटा, और जहाँ y है वहाँ क्या रखने वाले हैं a साइन थीटा। ऐसा रखने से ज़रा देखो होगा क्या, हो जाएगा x की जहाँ पे जब पुट करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा
और प्लस में डियर स्टूडेंट्स बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बचा कितना ए स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना बच गया ए स्क्वायर हो गया। तो क्या पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करने पर जो वृत्त का मानक समीकरण था वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यही वृत्त का प्राचल समीकरण है। तो ध्यान रखें, वृत्त का प्राचल समीकरण है क्या, वृत्त का प्राचल समीकरण है क्या, जरा ध्यान दे लो। वृत्त का प्राचल समीकरण है x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी प्रॉब्लम भी सॉल्व करा रहा हूँ। ये इस तरीके से जो लिखा जाता है इसे हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्राचल समीकरण कहते हैं। कभी कभी आप लोगों से प्राचल निर्देशांक भी पूछा जाएगा। प्राचल निर्देशांक का मतलब है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तब ऐसे लिख दिया जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, मतलब x और y की वैल्यू को जब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दिया जाएगा उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने लिखा होगा इसे हम लोग प्राचल निर्देशांक या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानेंगे। अब जरा समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस लॉजिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, कहेगा इसके प्राचल समीकरण और प्राचल निर्देशांक ज्ञात करिए। ध्यान दें, प्राचल समीकरण और प्राचल निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर की जगह पे 25 आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देयरफॉर जब हम प्राचल समीकरण लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, प्राचल समीकरण हमारा आएगा डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू ए कॉस थीटा। ध्यान दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 कॉस थीटा और x इक्वल टू क्या लिखेंगे a साइन थीटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन थीटा। यही डियर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 5 साइन थीटा, y इक्वल टू 5 कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे प्राचल निर्देशांक भी मान लीजिए पूछ लिया और कहा आपसे कि इसका प्राचल निर्देशांक भी लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे 5 कॉस थीटा कामा 5 साइन थीटा। बस ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त का प्राचल या परिमितीय समीकरण क्या होता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछी जाएंगी। मैं एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हुए चल रहा हूँ, बाकी इसका यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। वो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा वृत्त की जीवा का समीकरण। किसका समीकरण डियर स्टूडेंट्स, वृत्त की जीवा का समीकरण। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के। आई होप आप सभी लोग बैठे होंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए हमारे साथ, चीज़ों को समझते चलिए और नोट करते चलिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। और यार अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अभी शांति से बैठे हुए हैं, वो उत्साह वो जुनून उनके अंदर नहीं आ रहा है जो एग्ज़ाम के टाइम में आता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के टाइम उतनी बेहतर प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आप अभी से हमारे साथ लगे रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको मस्त एकदम तैयारी रहेगी और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वृत्त की जीवा का समीकरण। टॉपिक है वृत्त की जीवा का समीकरण। ठीक है, जीवा क्या होती है मैं पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे जब जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो। ठीक है, जीवा का मध्य बिंदु क्या हो, ज्ञात हो, तो क्या होता है समीकरण। इसको ध्यान देना है, बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और मान लीजिए माना, ध्यान दो, माना जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु। ठीक है,
जीवा का मध्य बिंदु जो है वो x1, y1 है, ऐसा हमें दिया गया है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा ये हमें जानना है। तो वृत्त का समीकरण होगा डियर स्टूडेंट्स x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये फार्मूला आपको केवल नोट कर लेना है, इसी का यूज़ करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होगा, मध्य बिंदु दिया होगा, इसी में ला करके वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आसानी से डियर स्टूडेंट्स वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, जहाँ x1, y1 जो होगा वो क्या होगा, जीवा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अगर वृत्त का समीकरण दिया गया है, वृत्त की जीवा का समीकरण लिख रहे हैं, तो जीवा क्या होगी, जीवा क्या होगी मुझे बताइए, एक रेखा होगी। ठीक है, जैसे वृत्त का समीकरण अगर हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमें वृत्त की जीवा का मध्य बिंदु दिया है x1, y1, तो ये जो समीकरण बनेगा जीवा का वो ये होगा x, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग जो है अभी इसको जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप। ठीक है, टॉपिक है अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप। अगर कोई वृत्त है वो x अक्ष और y अक्ष पर अलग अलग अंतःखंड काट रहा है, तो उस अंतःखंड की माप हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। अक्षों पर कटे अंतःखंड, 60 में लिख रहे हैं, अक्षों पर कटे अंतःखंड। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारा कोई वृत्त है जो ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये हमारा, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये x डैश है हमारा और ये हमारा y डैश है। ये x एक्सिस पर देखो एक टुकड़ा, एक अंतःखंड AB काट रहा है और y अक्ष पर एक अंतःखंड CD काट रहा है। अगर हमें इस अंतःखंड की माप ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज करिए इस वृत्त का समीकरण जो है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, जो कि वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। तो इस वृत्त के द्वारा अगर अक्षों पर अंतःखंड कट रहा है तो उस अंतःखंड की माप हम कैसे ज्ञात करें। देखिए, उस अंतःखंड की माप को ज्ञात करने का फार्मूला है AB इक्वल टू 2√g स्क्वायर माइनस c। ध्यान रखिएगा, x अक्ष पे जो कटा अंतःखंड होगा उसका फार्मूला होगा 2√g स्क्वायर माइनस c, और y अक्ष पे जो कटा अंतःखंड होगा वो 2√f स्क्वायर माइनस c होगा। ये फार्मूला केवल आपको समझ लेना है और याद कर लेना है। x अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2√g स्क्वायर माइनस c होगा, और y अक्ष पे कटा अंतःखंड 2√f स्क्वायर माइनस c होगा। अब इसमें नोट पॉइंट एक ध्यान रखना है, एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं आपने फाइंड किया और AB इक्वल टू 0 आ गया, AB इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0, इसका मतलब x अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप कितनी है, 0 है। तो उस सिचुएशन में कहा जाएगा कि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वृत्त क्या करेगा, वृत्त x अक्ष को स्पर्श करेगा। ठीक है, x अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने की तो हम लोग करेंगे। दूसरा केस है इफ CD इक्वल टू 0 आ जाए। CD इक्वल टू 0 आने का मतलब y अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप 0 हो जाए। अगर y अक्ष पे कटे अंतःखंड की माप 0 हो गई, इसका मतलब वृत्त क्या करता है, वृत्त y अक्ष को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, स्पर्श करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर
x अक्ष पे कटा अंतःखंड 0 आ रहा है, इसका मतलब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। अगर y अक्ष पे कटा अंतःखंड 0 आ रहा है, इसका मतलब वृत्त जो है वो y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आइए एक छोटी सी प्रॉब्लम इस पर हम लोग कर लेते हैं। सपोज करिए x² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x² प्लस y² लिखना पड़ेगा। x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 एक वृत्त का समीकरण दिया गया है। इस वृत्त के द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप ज्ञात करनी है। अर्थात यह वृत्त x अक्ष पे कितना अंतःखंड काटता है और y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, इसे हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको किससे कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। सबसे पहले c लिख लीजिए, कितना है, 8 है। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ 2 लिखिए नहीं तो अभी गड़बड़ आने लगेगा। c इक्वल टू कितना लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। अब 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको 4 दिख रहा होगा, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2f की जगह पे आपको -6 दिख रहा होगा, तो f इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको -3 आ जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड। अगर हम यहाँ ज्ञात करते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड होगा, फार्मूला है 2√g² माइनस c। तो 2√g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम लोग कितनी पुट करेंगे यहाँ पर बताइए, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस c का मतलब कितना है आपके पास, c का मतलब 2 है, तो 2√4 माइनस 2 होगा, तो कुल मिला के 2√2 हो जाएगा। इसका मतलब यह जो वृत्त है x अक्ष पर 2√2 का अंतःखंड काटता है। अब हमें ज्ञात करना है y अक्ष पर, ध्यान दो, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, ठीक है। अगर हमें y अक्ष पर ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला बताया गया, 2√f² माइनस c। तो 2√f की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है, -3, तो -3 का स्क्वायर, c मतलब 2 हो जाएगा। 2√9 माइनस 2, इसका मतलब 2 क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से x अक्ष पे जो अंतःखंड कटेगा वो कितना आएगा, 2√2 आएगा, और y अक्ष पर जो अंतःखंड कटेगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 2√7 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फटाफट से फार्मूले को तुरंत नोट कर लीजिए, और ये जो एग्जाम्पल मैंने आप सभी लोगों को यहाँ दिया है और समझाया है, इसको भी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इन सारे टॉपिक को आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप सभी लोगों के पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के केस दिए गए हैं, ज़रा उन पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। बाकी उन केस को मैं अलग से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे केस। जैसे वो कहता है कि अगर किसी वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है और वो मूल बिंदु से होकर जाता है, या किसी वृत्त का केंद्र x अक्ष पर, तो उसका समीकरण क्या होगा। या वो कहेगा यदि कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका समीकरण क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप सभी लोगों को अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग वहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे कि अगर किसी वृत्त का केंद्र x एक्सिस पे है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। अब आपको इतना तो पता होगा कि अगर किसी वृत्त का केंद्र x अक्ष पे है तो उसका मतलब उसका जो केंद्र होगा वो h,0 टाइप का होगा। मतलब अगर वो केंद्र x अक्ष पे है तो h,0 उसका केंद्र होगा, और जो उसकी त्रिज्या होगी वो a वो h के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन बनेंगी। तो इतनी सारी सिचुएशन अगर हम आपको नोट कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं माइंड पर बर्डन बनेगा और दिक्कत होगी। तो अगर आपने वृत्त के कंसेप्ट को सीख लिया है और समझ लिया है तो आपको डियर स्टूडेंट्स सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर के बिहाफ पर 3 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने वृत्त के मानक समीकरण के बारे में पढ़ाया था और उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी, टर्म्स थे, सब मैंने बताया था। आज के इस थर्ड लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने देखा ही। अगर इतने सारे टॉपिक फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक के सारे टॉपिक आपको कवर हो गए तो आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी लोगों के पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम पर उसका जो क्वेश्चन मतलब जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप सभी लोगों के पास सेंड कर दूंगा। वहां से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को आज का ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपके माइंड में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।